हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 करने वाले लेजिस्लेचर। आई नो कि चैप्टर नंबर 4 हमने जो है एग्जीक्यूटिव वाला वो अभी तक किया नहीं है, बट बिकॉज आपके सिलेबस में लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव के ऊपर लिखा था एंड मेरे टाइम पे भी हमेशा लेजिस्लेचर पहले पढ़ाता है सीबीएसई, तो मैंने सोचा कि उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले लेजिस्लेचर पढ़ाऊंगी फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में अगर कोई भी पहले पढ़ लिया। उसका जो पार्ट है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी है और वो मिलता जुलता भी है, बट वो आपको फाइनल में जब आप तीनों सिस्टम्स पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तब जाके समझ में आएगा साथ में। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लेजिस्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो यहाँ पे लोग नए आए हैं उनको मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पे पढ़ते कैसे हैं हम लोग। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, आपको ये जो आपके चैप्टर्स होते हैं आपको इनका पीडीएफ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब आप जब ये पीडीएफ खोलोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। राइट, तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी पोर्शन है। ठीक है, इस पोर्शन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको आप अपने नोटबुक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा ना कि एग्जाम से पहले आप बस इन पॉइंट्स को एक बार देख लेना, ठीक है, जिससे फ्रेश हो जाए आपके माइंड में। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने ब्लू से बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे होंगे। ठीक है, थ्रू आउट द पीडीएफ आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली एक ओवरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो जितना आपको पार्ट उस पर्टिकुलर पोर्शन में पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है वहां पे। अब ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लेना, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी क्लैरिटी हुई है अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके साथ ही इसमें याद रखना कि क्लास 11th में पर्टिकुलरली आपकी जो एनसीईआरटी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे स्कूल होते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन दे देते हैं या तो हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन दे देते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो आपके प्राइमरी क्वेश्चन है एंड ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखना। ये जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे मिल जाएंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। एंड लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ विद दिस। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लेजिस्लेचर की। अब लेजिस्लेचर बेसिकली अगर मैं बहुत मतलब एकदम आसान शब्दों में बताऊं तो जो आपके पार्लियामेंट होता है ना, तो वो पार्लियामेंट्री मेंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके लेजिस्लेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम अगर कोई बहुत नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का इंसान हो या तो अगर आप में से भी बहुत सारे लोग हो जिनको जनरली नहीं पता कि लेजिस्लेचर क्या होता है, बस बहुत ब्रीफ सा आइडिया, छोटा छोटा सा आइडिया है। तो लेजिस्लेचर योग इक्वेट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, तो लॉ मेकिंग जो है वो एक सेंट्रल पार्ट है लेजिस्लेचर का। जितने बिल होते हैं, प्रपोज होते हैं जो पार्लियामेंट में, उनके ऊपर डिस्कशंस करना, ठीक है, वो सब जो होता है वो जरूर एक पार्ट हो जाता है लेजिस्लेचर का। ठीक है, लॉ मेकिंग जो होती है वो बस एक अलोन एक हम कह सकते हैं एक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारे मतलब एक्शंस भी होते हैं, जैसे कि वॉकआउट्स होते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कभी कभी इतना ज्यादा इंटेंसिव डिबेट्स हो जाती हैं कि लोग मतलब निकल जाते हैं वहां से, प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब आप मतलब बहुत सारी फनी वीडियोस भी देखी होंगी कि चेयर उठा के, टेबल उठा के पीट रहे हैं एक दूसरे को। तो मतलब वो तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, बट हाँ वॉकआउट्स एक मतलब लीगल तरीका है एक तरीके से टू डिमॉन्स्ट्रेट योर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास होने की बात हो रही है, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई गवर्नमेंट काम कर रही है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो, आप वॉकआउट कर लेते हैं वो सारे मेंबर्स। ठीक है, एज अ वे टू डेमोन्स्ट्रेट कि हमको ये, हम इससे सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे ही मतलब जो लेजिस्लेचर का काम होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी जो होती है एग्जीक्यूटिव की, उसको मतलब ध्यान पे रखना। जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, कैबिनेट जो होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो जो सारे आपकी गवर्नमेंट जो होती है उनको क्वेश्चन करना कि आप किस बेसिस पे ये पॉलिसी ला रहे हो, आप कैसे इस पैसे को स्पेंड कर रहे हो, आप क्या सच में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो हमारी कंट्री में, वो सब काम भी लेजिस्लेचर के अंडर आता है। ठीक है, बट आजकल क्या हो गया ना, अनफॉर्चुनेटली लेजिस्लेचर का रोल जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। कहने को तो मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी मतलब एक पावर शेयरिंग सिस्टम है। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस करता रहता है, कोई भी एक दूसरे से ज्यादा बड़ा नहीं है। हाउएवर आज की डेट में हमको देखा जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी जो बहुत सारी डेमोक्रेसीज है, एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव आपके होते हैं जो डिसीजंस बनाते हैं। राइट, तो आपके यहाँ पे जो सारे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, डिसीजंस बनाना नहीं, टेक्निकली हम कह सकते हैं डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, वो सब इसका पार्ट हो गए। जो सिविल सर्वेंट्स हो गए, आप में से बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गए, तो वो भी जो होते हैं वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का रोल जो है कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के रोल से ज्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और इसका मेन रीजन यहाँ पे ये है कि आप कभी भी नोटिस करोगे तो मतलब अगर एक पूरा पार्लियामेंट है, ठीक है, और वहां पे किसी की गवर्नमेंट बन गई है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में होगी।
तो वो अपने ज्यादा जो रूल्स हो सकते हैं वो ज्यादा इंप्लीमेंट करती जाएगी इन द फ्यूचर, स्पेसिफिकली जब मेजोरिटी का मार्जिन बहुत ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि 2014 से पहले कोलिशन गवर्नमेंट्स आती थी। ठीक है, कुछ 1984 1989 से लेके 2014 तक सिर्फ कोलिशन गवर्नमेंट्स ही आई हैं हमारे ऊपर जो सेंटर गवर्नमेंट में है। 2014 में बीजेपी वाज अ सरप्लस मेजोरिटी विनर। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उनको वोट्स मिल गए थे और बहुत ज्यादा वोट से वो जीती थी। तो इससे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जब इतना ज्यादा मेजोरिटी हो जाती है ना किसी भी पार्टी के पास, किसी गवर्नमेंट के पास, तो अपने रूल्स बहुत फटाफट अपनी रूल्स निकालती जाती है। तो इवन दो ऑपोजिशन अपोज कर रहा होता है, उनकी आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूमेरिकल इम्बैलेंस, हम कह सकते हैं यहाँ पे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट यूजलेस हो जाता है। नहीं, मोदी जी अगर कुछ पॉलिसी ला रहे होते हैं, ही इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। ठीक है, अगर वो कोई पॉलिसीज ला रहे होते हैं और जेन्युइनली बहुत ज्यादा उनके ऊपर दबाव होता है, देन ही हैज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द इंटायर पार्लियामेंट। उनको जस्टिफाई करना होता है कि वो मतलब जो पॉलिसीज है वो क्यों ला रहे हैं वो। ठीक है, तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं पे तो जरूर देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं पे हमारा जो लेजिस्लेचर है वो जरूर ढीला भी पड़ता जा रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे पार्लियामेंट जो शब्द है ना, वो बस एक ही एक्चुअल पार्लियामेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, वहां पे दो हाउसेज नहीं होते हैं। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में दो हाउसेज होते हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पे एक होता है हमारा राज्यसभा और एक होता है हमारा लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा होता है उसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। अब ये क्यों कहते हैं ऐसा? अब लोकसभा होता है वो होती है जो आपकी इलेक्शन हर 5 साल में जो सेंटर वाली इलेक्शन होती है। ठीक है, तो लोकसभा जो होती है वो आप डिसाइड करते हो कि लोकसभा में कौन से मेंबर जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से एक इंसान खड़ा होता है, आप डिसाइड करते हो कि आपको उनको वोट करना है नहीं करना है, किसको वोट देना है, एंड देन उसके बाद वो मतलब जीत, जो भी जीत जाता है वो जाता है लोकसभा में। तो लोकसभा इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, जो आप जिनको वोट करोगे जो मेजोरिटी में आएंगे वो लोग ऊपर जाएंगे। बट जो राज्यसभा इलेक्शन होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्शन, अब यहाँ पे क्या होता है, हर स्टेट के विद इन भी खुद का लेजिस्लेचर होता है। बिकॉज इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, सिर्फ एक ऊपर जो नेशनल पार्लियामेंट है उनसे काम नहीं चलेगा, राइट? तो स्टेट के पास भी अपना लेजिस्लेचर होता है, स्टेट के पास भी अपनी लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने पहले इलेक्शन में जो स्टेट में आते हैं, फिर मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में कौन जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में लोग आ जाते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है अपने अपने अंदर कि राज्यसभा में कौन जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने डायरेक्टली नहीं चूज किया कि राज्यसभा में कौन जाएगा, आपने पहले स्टेट में चूज किया, फिर स्टेट वालों ने राज्यसभा इलेक्ट किया। तो ये हम लोग कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए राज्यसभा को कहते हैं, एंड हाउस ऑफ पीपल इसलिए लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, अब इंडिया में जो मतलब हमारा पार्लियामेंट है नेशनल लेवल में, इसको हम कहते हैं बाई कैमरल, बिकॉज दो है। ठीक है, यूनिकैमरल जब होता है जब एक पार्लियामेंट होता है या फिर एक लेजिस्लेचर होता है। बाई कैमरल तब होता है जब दो लेजिस्लेचर होते हैं। और स्टेट्स होते हैं हमारी कंट्री में, उनको ऑटोनॉमी दी है। अगर आपको लगता है कि आपको दो लेजिस्लेचर चाहिए, आप दो लेजिस्लेचर ले लो, एक चाहिए तो एक ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे रीजन क्या है, मतलब यूजुअली क्या होता है, वो तब ज्यादा लेते हैं लेजिस्लेचर, वो तब दो लेजिस्लेचर के लिए ऑप्ट करेंगे जब उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा हो। ठीक है, टेक्निकली एनी स्टेट जैसे गोवा सिक्किम हो गए, तो ये थोड़ी छोटी स्टेट्स हैं, इनके पास मतलब उनको बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है ना, कि वो दो लेजिस्लेचर रखे, वो उनका एक लेजिस्लेचर में चल जाएगा। बट स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश जो इतनी बड़ी स्टेट है, ठीक है, इतना ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड है, उनको दो लेजिस्लेचर चाहिए होगी फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर इफेक्टिव मतलब डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज। तो इंडिया में प्रेजेंटली 6 ऐसे स्टेट्स हैं। ठीक है, 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। अभी कौन से 6 स्टेट्स हैं वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी। तो अब ये सारे स्टेट्स आप देख लो कि ये फेयरली पॉपुलेटेड एंड फेयरली बिग स्टेट्स हैं। ठीक है, तो तभी इन्होंने बाई कैमरल लेजिस्लेचर में ऑप्ट किया है। अब मैंने एक यहाँ पे एक बहुत मतलब ऐसा एब्रीविएशन दे दिया है आपको, एब्रीविएशन नहीं कहेंगे इसको, टेक्निकली हम लोग एक लर्निंग का मेथड कह देंगे। तो फिर मैंने ये इसलिए दिया है यहाँ पे जिससे आपको थोड़ा सा याद हो जाए। तो अब क्या होता है, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ रही है तो इंसान का पर पर्सन लोड थोड़ा कम हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसे सोचें। ठीक है, वैसे तो होगा नहीं, बट ऐसे अगर हम लोग सोचे कि अच्छा हाँ ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो पर पर्सन लोड थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अब कम टाइम उठना होगा। तो वो जो मतलब पार्लियामेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ अब हम लोगों को कम टाइम उठना होगा, ज्यादा काम नहीं करना होगा। तो इसमें ए फॉर आंध्र प्रदेश, बी फॉर बिहार, के फॉर कर्नाटका, एम फॉर महाराष्ट्र, ये जो टी कैप्स है ये तेलंगाना है, एंड ये जो यू कैप्स है ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप या तो इस तरीके से या तो किसी और भी तरीके से, अगर आपको कोई और तरीका सूझ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, एंड देन उस तरीके से आप ये याद कर सकते हो इन 6 स्टेट्स के नाम। ठीक है, लेट अस गो अहेड।
अब जो कंट्रीज होती हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो होता है, उसका एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। व्हाई इज इट कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंडिया में लाया गया है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन होती है, इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन में आप केटर कैसे करोगे? ठीक है, तो हर डिसीजन को सोचना, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड हम लोग हर डिसीजन के बारे में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली सोचेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट कि किसी भी माइनॉरिटी पे भी क्यों हानि आए। ठीक है, क्यों थोड़े लोगों को मतलब डेवलपमेंट में पीछे रह जाए, बिकॉज आगे मतलब बाकी लोगों का डेवलपमेंट चाहिए। तो उस रीजन से हर डिसीजन को वापस से रिकंसिडर करते रहना, स्क्रूटिनी में डालते रहना, फिर उसके बाद कहना कि हाँ, दिस डिसीजन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से चेक, वो जो बिल पास होते जाते हैं वो देखता जाता है राज्यसभा लोकसभा दोनों एक दूसरे में कि मतलब वो सही है या गलत। उसी के साथ साथ नेक्स्ट आपका हो जाता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपको ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली अगर न्यूमेरिकली हम लोग ज्यादा प्रेजेंट होंगे, रिप्रेजेंटेशन भी आपको ज्यादा मिलेगा इन द नेशनल लेजिस्लेचर। हर माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक चांस दिया जाएगा नेशनल लेवल पे जाके अपनी डिमांड्स को रखने का। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब शुरू करते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट से, जो है हमारा राज्य सभा। राज्यसभा है, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बुलाया जाता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, मैंने समझा दिया क्यों इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। रेसिडेंट्स जो होते हैं यहाँ के स्टेट के, वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स आपके स्टेट असेंबली में, स्टेट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं मेंबर्स टू द राज्यसभा। ठीक है, अब राज्यसभा में आपके पास दो चॉइसेस है कि अगर स्टेट सारे हैं हमारी कंट्री में, तो हर स्टेट के लिए हम लोग इक्वल इक्वल रख देते हैं। ठीक है, कि गुजरात से 10 लोग आ जाएंगे, यूपी से 10 लोग आ जाएंगे, बिहार से 10 लोग आ जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ कि इतना इतना हम लोग लोगों को रख देंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हो गया सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर कम्युनिटी के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में एज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल हरियाणा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हरियाणा के पास उत्तर प्रदेश से थोड़ी कम सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों की डिमांड्स केटर करने के लिए ज्यादा लोग भी होने चाहिए। तो यूएसए जो हो गया, वो सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉलो करता है। ठीक है, वहां पे हर स्टेट में हर मतलब उतने ही लोग आते हैं आपके। पर इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, कि जो मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं, वो मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं पे रुक जाता है। तो उस रीजन से इंडिया जो है उसने अडॉप्ट किया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जितने लोग हैं, ठीक है, उसी के प्रोपोर्शनली हम लोग सीट्स डालेंगे। इससे क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाता है कि कोई कहीं पे कमी नहीं रह जाती है। ठीक है, हर ग्रुप को इक्वल चांस होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का ऊपर। क्योंकि उत्तर प्रदेश कहने को तो मतलब उत्तर प्रदेश इज नॉट अ वेरी होमोजीनियस पॉपुलेशन, राइट? उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोग मतलब अपने पर्सपेक्टिव्स के साथ आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अगर मैंने कहा कि सबको सेम नंबर मिलेगा एज कम्पेयर टू लाइक अनदर स्टेट लाइक हरियाणा, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन जो होगी उनको लगेगा कि उनके जो वॉइसेस है वो मतलब हर्ड नहीं हो रही है ऊपर लेवल पे जाके। तो उस रीजन से हम लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया है इन द राज्यसभा। ठीक है, तो तभी मतलब उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर्स आते हैं, विच इज द हाईएस्ट। ठीक है, इन द राज्यसभा 31 मेंबर स्टेट वो हाईएस्ट है। एंड सिक्किम से सिर्फ मतलब एक ही सीट है राज्यसभा के लिए, बिकॉज सिक्किम ऑब्वियसली कम पॉपुलेशन में आ जाएगा। अब जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, इनका इलेक्शन पीरियड कितना होता है? 6 साल का। ठीक है, ये डिफरेंस है। लोकसभा में 5 साल होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कम फॉर 5 years। राज्यसभा यू हैव एन इलेक्शन पीरियड ऑफ 6 years। अब लोकसभा में क्या होता है ना, लोकसभा एक बार बन गई फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व मतलब वो खत्म हो जाती है, एंड देन उसके बाद आपका इलेक्शन होते हैं, फिर से पूरी बनती है। पर राज्यसभा एक टाइम पे कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरी की पूरी राज्यसभा जाती है। क्योंकि आप खुद सोचो कि इलेक्शन जो होते हैं, कभी स्टेट्स में जो इलेक्शन होते हैं वगैरह, क्या वो हमेशा सेम मतलब साथ साथ में होते हैं कि सारे स्टेट्स के इलेक्शन एक ही साल में हो गया? ऐसा नहीं होता, राइट? तो उसी रीजन से हर 2 साल में, एवरी 2 years, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में, उनका टर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स हट जाते हैं, 2/3 रह जाते हैं, 1/3 और इलेक्ट हो जाते हैं। तो ये एवरी 2 years चलता जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, वो फुली डिसॉल्व नहीं होती, और इसी रीजन से इसको कहा जाता है परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तभी राज्यसभा को कहते हैं परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कभी फुली डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, इसका रीजन बेसिकली ये है कि जब लोकसभा एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, इलेक्शन चल रहे होंगे, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि देश भी मतलब सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, कि अभी हम लोग शांत हो जाते हैं, गवर्नमेंट आने दो। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो जो सारे अर्जेंट बिजनेसेस होते हैं, अर्जेंट मैटर्स पे डिस्कशंस होते हैं, वो राज्यसभा के विद इन डेवलप करा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा में
12 और लोग होते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब कि जो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब ये जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये अपने अपने फील्ड्स में बहुत ज्यादा हाई मतलब डिग्निटरीज होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पे होते हैं, रिमार्केबल इनकी परफॉर्मेंसेज होती है। अभी कौन कौन से फील्ड्स होते हैं? फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज। ठीक है, तो इन फील्ड्स में उन्होंने बहुत काम किया होता है, तो उनको ऑब्वियसली नॉमिनेटेड पोजीशन पे ऊपर रख दिया जाता है। अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा हो गया आपका हाउस ऑफ द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, हम लोकसभा में, मैं बेसिकली आपको पता ही है ऑलरेडी कहानी क्या होती है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे कंट्री में। 1971 से लेके आज तक ये नंबर चेंज कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, इसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान आता है लोकसभा का, वो मतलब फिर उसके बाद वहां पे इलेक्शन होते हैं, वहां पे वो चला जाता है। लोकसभा इलेक्शन होते 5 साल में कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एंड लोकसभा ये आप कह सकते हो वो पूरे तरीके से डिसॉल्व भी हो सकती है बिफोर द टर्म ऑफ 5 years। अब ये क्या होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जाम्पल रिजाइन कर दे, ठीक है, या फिर कोलेशन गवर्नमेंट जो होती है उसमें से कोलेशन के लोग हट जाएं, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट मतलब कह दे कि चलो डिसॉल्व कर दो, तो उन रीजन से लोकसभा जो है वो प्रॉपरली डिसॉल्व भी हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं, टू बी ऑनेस्ट, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन तो एक इलेक्शन उसमें लग जाएगा। बट अगर हाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोले कि हमको डिसॉल्व कर देना चाहिए लोकसभा को, तब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लोकसभा पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, पूरी की पूरी सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। ठीक है, तो व्हाट डज द पार्लियामेंट डू में बेसिकली सारे जो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट है वो आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका कोई 6 मार्कर जो एकदम प्रॉपर सबसे लंबा जो आपका क्वेश्चन आएंगे वो इस टॉपिक से आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लीज अच्छे से सुनना। सबसे पहला काम तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट का होता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है वो। ठीक है, अप्रूव करना लेजिस्लेशंस को, कि अप्रूव मतलब जो लॉ आ रहे हैं, जो बिल आ रहे हैं, उनको लेजिटिमेसी को देखना। ठीक है, खुद के बिल्स प्रपोज करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट के पार्ट नहीं हो तो आप अपना बिल प्रपोज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कांग्रेस का मेंबर है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के मेंबर को अलाउड नहीं है कि आप अपना बिल नहीं प्रपोज कर सकते, वो जरूर कर सकते अपना बिल प्रपोज। बट यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, ध्यान रखना कि अगर आपको गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, किस रीजन से? क्योंकि वो मेजोरिटी है लोकसभा में। तो अगर आपकी गवर्नमेंट ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो चांसेस ऑफ योर बिल बीइंग पास्ड बिकम्स निल। ठीक है, चांसेस है कि आपका बिल पास नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं आ रहा। तो एक तरीके से ये एक सॉर्ट ऑफ अ लूप होल है। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट होना आपके लिए जरूरी हो जाता है। लूप होल भी कह सकते हैं, बाकी लोग कहेंगे नहीं कि अगर गवर्नमेंट आई है तो वो पीपल का विल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हो जाती है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगेन मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मतलब मोदी जी ने को जो भी मन में आए वो कर सकते हैं। उनको हम लोग स्क्रूटिनी में डालेंगे। ठीक है, अगर किसी को लगेगा, किसी कांग्रेस मेंबर को या फिर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को, कि वो काम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो उनको स्क्रूटिनी में डाल सकते हैं। ठीक है, उनसे पूछ सकते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हो, आप अपना जस्टिफाई करो अपनी रीजनिंग को। नेक्स्ट हो जाता है फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट कितना पैसा स्पेंड कर रही है, कहाँ पे पैसा स्पेंड कर रही है, क्यों पैसा स्पेंड कर रही है, क्या उतना पैसा स्पेंड करना जरूरी है, ये जो टैक्सेस ला रही है गवर्नमेंट, क्या ये टैक्सेस जो सिस्टम आ रहे हैं नए नए, क्या ये लेजिट टैक्सेस सिस्टम है? इसके अलावा आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो बजट जो इंट्रोड्यूस कर रही है, राइट, वो बजट जो इंट्रोड्यूस कर रही है, क्या वो बजट एडिक्वेट बजट है? ठीक है, क्या उस बजट से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है? तो वो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके फाइनेंशियल में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेशन का मैटर। अगेन मैंने आपको बोला, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो लोकसभा और राज्यसभा ऐसा इन लोगों ने बनाया गया है कि इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, कॉन्स्टिट्युएंसी जो होती है आपकी, कॉन्स्टिट्युएंसीज भी बहुत सारी रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि कोई ना कोई माइनॉरिटी पर्सन जो है वो ऊपर जाके अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात को रख सके। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एंड ऑब्वियसली डिबेटिंग फंक्शन। डिबेटिंग फंक्शन इसलिए बिकॉज ये सबसे बड़ा डिबेटिंग फोरम है हमारी कंट्री का। ठीक है, एंड एक तरीके से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज इक्वल टू डिबेटिंग। ठीक है, क्योंकि जब तक डिबेट्स नहीं होंगे, जब तक डिस्कशंस नहीं होंगे, एक्सटेंसिव डिस्कशंस नहीं होंगे टॉपिक के ऊपर, तब तक हम डिसीजन मेकिंग बेटर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम डेमोक्रेसी नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेचर के। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स लाने हैं आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन, तो वो वाला जो काम होता है अगेन वो आपके लेजिस्लेचर में कराते हैं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाले चैप्टर में आपको ये क्लियर कर रखा है।
नेक्स्ट जो है इलेक्टोरल फंक्शंस होते हैं। इलेक्टोरल फंक्शंस में क्या हो गया कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कह रही, सॉरी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इनकी पोस्ट के लिए ये डायरेक्टली इलेक्टेड पोस्ट नहीं होते, ठीक है, आप डिसाइड करते हो कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा बाय द वर्च्यू ऑफ वोटिंग, बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं करते, वो विद इन पार्टीज ही हो जाता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड कौन करते हैं? लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगेन जुडिशियल फंक्शंस, अगर किसी प्रेसिडेंट को हटाना है, किसी वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, जजेस को हटाना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सारी चीजों का भी अंडरटेकिंग लेजिस्लेचर डिसीजन मेकिंग करती है साथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड द पावर्स ऑफ द राज्यसभा को। तो ये जो टेबल है ना, ये बहुत अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब लोकसभा की बात करें तो जो सारे मैटर्स आपकी यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट अगर आपको पता नहीं हो, तीन लिस्ट होती है बेसिकली, एक होती है यूनियन, एक होती है कॉन्करेंट, एक होती है स्टेट, ठीक है। यूनियन लिस्ट होती है वो सारे मैटर्स जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी, जो एनडीए गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। स्टेट लिस्ट होती है जो आपकी स्टेट के विद इन जो भी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। कॉन्करेंट चीजें ऐसी होती है जो स्टेट एंड यूनियन दोनों साथ में आके काम करते हैं। तो लोकसभा में यूनियन एंड कॉन्करेंट जो है उसके बेस जो डिसीजन होते हैं उस पे मतलब आपको यहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ आपके मनी एंड नॉन मनी बिल दोनों यहाँ पे इनेक्ट करे जाते हैं, ठीक है, मनी एंड नॉन मनी बिल दोनों का प्रपोज कर सकते हो। आपकी जितने फाइनेंशियल चीजें होती है, ठीक है, आपका टैक्सेशन, बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो यहाँ पे प्रपोज किया जाता है। एग्जीक्यूटिव को ऑब्वियसली अगेन कंट्रोल किया जाता है बाय द वर्च्यू ऑफ क्वेश्चनिंग। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करा जाता है। इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम करनी होती है तो वो लोकसभा में होती है, ठीक है। एंड आप अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसको रिमूवल वगैरह, एंड ऑब्वियसली कमिटीज को एस्टैब्लिश करना। अब कमिटीज क्या होती हैं? टेक्निकली देखा जाए तो आपको मतलब आप लोग भी अग्री करोगे, पॉलिटिशियंस जो होते हैं हमारे वो सारा थोड़ी काम करेंगे बैठ के, है ना। वो मतलब सारा वो जो रिसर्च होता है, वो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन जो होता है, एक बहुत अच्छे से एनालिटिकल थिंकिंग करके एक रिपोर्ट बनाना, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ आवर पॉलिटिशियंस आर नॉट क्वालिफाइड इनफ फॉर बीइंग एबल टू डू दैट। एंड मतलब तो इससे क्या हो जाता है कि एक कमिटीज का होना जरूरी हो जाता है। तो उस रीजन से लोकसभा में बहुत सारी कमिटीज है जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है पावर ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या क्या करता है? तो सारे जो नॉन मनी बिल होते हैं, ठीक है, मनी बिल लोकसभा, नॉन मनी बिल आपके यहाँ पे आगे राज्यसभा में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो लोकसभा करता है वो सही है या गलत, वो काम यहाँ पे राज्यसभा डिसाइडिंग फैक्टर रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगेन एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इलेक्शन में काम लेना, एंड जो यूनियन पार्लियामेंट पावर जो होती है टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। मतलब लोकसभा यूनियन कॉन्करेंट, राज्यसभा स्टेट लिस्ट, बेसिकली यही है। इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं वो सॉल्व कर दूंगी। आगे बढ़ते हुए स्पेशल पावर्स गिवन टू द राज्यसभा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की जरूरत ये है, जो मतलब ये मैंने जो लिस्ट वाला सिस्टम है आपको यहाँ पे समझा दिया, एंड राज्यसभा जो हो गया वो कैसे मतलब रिप्रेजेंट करता है अपनी पार्टीज को मोर देन द स्टेट्स। तो ये बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब पॉलिटिशियंस आर यूजुअली वेरी पॉलिटिकली इंक्लाइंड, ठीक है, वो अपना पॉलिटिक्स को ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी गद्दी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी पार्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू द डेवलपमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। पावर एक्सरसाइज ओनली बाय लोकसभा। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मनी बिल्स होते हैं वो सिर्फ लोकसभा ही निकाल सकती है, ठीक है। राज्यसभा मनी बिल पे ज्यादा उसका कुछ काम नहीं है, वो ना ही इनिशिएट कर सकती, ना ही रिजेक्ट कर सकती, ना ही कुछ अमेंड कर सकती है, ठीक है। लोकसभा जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं आपके, जो सारा काम करते हैं, वो लोकसभा में ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, वो राज्यसभा में नहीं सोचते ज्यादा, ठीक है। और राज्यसभा इसलिए जो है वो गवर्नमेंट जब भी कुछ करती है वो क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, ठीक है, आप राज्यसभा में ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट डिसीजंस को, बट आप गवर्नमेंट को रिमूव नहीं कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है। एंड इसका बेसिक रीजन यही है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है राज्यसभा, ठीक है, वो पीपल की विल को नहीं दर्शाता है, लोकसभा दर्शाता है पीपल की विल को। अब लॉ बनता कैसे, क्या प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं लॉ बनाने के लिए? तो इसमें मैं बेसिकली यही डायग्राम से फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक बिल आता है, ठीक है, बिल होता है एक, मतलब हम कह सकते हैं ड्राफ्ट,
ऑफ द लॉ, ठीक है, एक बहुत सा ऐसा टेंटेटिव सा ड्राफ्ट हम बना के देते हैं कि ऐसा ऐसा हमको इस गाइडलाइन में हमको मतलब एक बनाना है लॉ, ठीक है। तो बिल आता है। अब बिल जो होता है वो ईदर ऑफ द हाउसेज में प्रेजेंट किया जाता है इफ इट इज अ नॉन मनी बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा का काम है, राज्यसभा इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसलिए जो नॉन मनी बिल है वो आइदर में आ सकता है, मनी बिल आपको पता है सिर्फ लोकसभा में आएगा। तो अगर कोई नॉन मनी बिल है तो आइदर मनी बिल लोकसभा। फिर उसके बाद ये जो बिल है इसको या तो हाउस में डिस्कस करते हैं या कमेटी में सेंड करते हैं। मोस्टली कमेटी में सेंड करते हैं बिकॉज ये स्पेशलाइज कमेटी बनाई ही इसलिए जाती है जिससे वो एनालिटिकली मतलब सोच सके कि क्या ये जो बिल है, ये जो प्रपोज हो रहा है, इससे लोगों पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। फिर कमेटी जो है वो रिपोर्ट अपनी देती है, ठीक है, वो पूरा स्टैटिस्टिक्स, वो पूरा रिसर्च करके वो दिखाती है। अब जो रिपोर्ट होती है उसके बेस में हाउस में फिर से डिस्कशन चलता है, ठीक है, और हाउस डिसाइड करता है कि ये जो रिपोर्ट है क्या ये सही है या गलत। बिकॉज अगेन जस्ट बिकॉज कमेटी में बहुत सारे स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं कि जो बहुत ज्यादा मतलब इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, डज नॉट मीन कि आप उसको क्वेश्चन ही नहीं करोगे, ठीक है। तो हाउस वहां पे बैठ के डिसाइड करते हैं कि एक्सेप्ट करना है या फिर उसको नहीं करना है एक्सेप्ट हम लोगों को। बट ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो मोस्टली एग्री करते हैं रिपोर्ट के साथ, ठीक है, दे विल मोस्टली अग्री विद द रिपोर्ट बिकॉज उनको पता है कि जो कमेटी में जो लोग बैठे हैं उनने कुछ सोच के वो रिपोर्ट बनाई होगी। उसके बाद आपका आता है डिटेल डिस्कशन होता है उस बिल के ऊपर हाउस में, ठीक है। बिल को या तो एक्सेप्ट करता है वो हाउस या रिजेक्ट करता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो वो दूसरे हाउस में भेजा जाता है, ठीक है। फिर अगर दूसरा हाउस होता है वो सोचता है कि नहीं इसमें हमको थोड़ा और बैठ के समझना पड़ेगा, तो आता है यहाँ पे एक जॉइंट सेशन, ठीक है। एक जॉइंट सेशन आता है यहाँ पे कि एक बार साथ में आते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों साथ में आके, ठीक है। फिर वो अपना अप्रूव करेगा, रिकमेंडेशन देगा। अगर वो सब काम हो जाता है अप्रूवल रिकमेंडेशन, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट को भेजेगा, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा डन, नाउ इज द प्रेसिडेंट्स टाइम। अब प्रेसिडेंट जो है वो वापस भेज सकते हैं उसको, ठीक है, कि आप मतलब थोड़ा सा कंसिडर करो इसको, अगर उनको लगे कि कुछ गलत है, या तो वो होल्ड बैक कर सकते हैं उसको, ठीक है। बट मोस्ट केसेस में प्रेसिडेंट ऑल्सो अप्रूव्स ऑफ इट एंड देन उसके बाद वो जो बिल होता है वो एक लॉ बन जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा ये जो मतलब एक फ्लो चार्ट है, इसको प्लीज जरूर एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। आई फील लाइक अगर आप इसके बारे में एक एक लाइन भी लिख दोगे ना, ये जो डब्बे दिए गए हैं, दिस इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो मतलब कि बिल क्या होता है एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद वो दोनों में से किसी में भी प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, ऐसे ऐसे करके आपका बहुत अच्छा सा आंसर बन सकता है। बिकॉज ये वाला क्वेश्चन एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिल्स के टाइप क्या होता है। अब जो बिल हो सकता है वो या तो एक गवर्नमेंट बिल होगा या तो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। डिफरेंस इतना है, गवर्नमेंट बिल वो तब होगा जब कोई मिनिस्टर उसको दिखा रहा हो, ठीक है, कोई मिनिस्टर प्रपोज करे उस बिल को तो वो गवर्नमेंट है। अगर कोई नॉन मिनिस्टर प्रपोज करे उस बिल को तो वो प्राइवेट मेंबर बिल है। नॉन मनी बिल, मनी बिल आपको पता है फाइनेंशियल वगैरह से रिलेटेड है तो वो मनी बिल है। एंड ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में चेंजेस कर दो थोड़े बहुत, तो वो वाला बिल जो होता है उसमें बहुत ज्यादा थॉरो एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना बहुत टफ पार्ट है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज उसको भी देख लेना, उसको भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर कर देंगे, क्योंकि वो जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है देखने को। फिर उसके बाद बेसिकली यहाँ पे जितना आपको पॉइंट्स दिया गया है उसमें वही कवर किया है जितना मैंने यहाँ पे आपको उस डायग्राम के थ्रू बता दिया था। तो इसमें मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं घुसने वाली हूँ, ठीक है, ये आप लोग खुद जरूर पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा इसमें कुछ है नहीं करने का। अब हम बात करते हैं कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको बहुत सारी बार बोला कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, बट वो करता कैसे है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी एकदम स्टार्ट में चैप्टर के बताया था कि जो लेजिस्लेचर है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है आजकल एग्जीक्यूटिव की कंपैरिजन में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक बहुत ज्यादा ऐसा डर का माहौल हो जाता है कि क्या पता जो एक एग्जीक्यूटिव है वो एक कैबिनेट मतलब डिक्टेटरशिप चलाना शुरू कर दें, ठीक है। लेजिस्लेचर इतना वीक पड़ जाए कि वो अपना डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, ऑपोजिशन के लोग अपना मुद्दा ही नहीं रख पा रहे हैं आगे। तो इन सब चीजों को से बचने के लिए एक्टिव एंड विजिलेंट होना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब एक्टिव एंड विजिलेंट कैसे हो सकते हो, जब आप अपने पॉइंट्स को ऊपर रख सकते हो। तो उसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रिविलेज दी जाती है पार्लियामेंट में जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है। जिसमें है कि अगर आप जो भी बोलोगे पार्लियामेंट के विद इन उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब आप जो भी यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन बाहर नहीं लिया जा सकता। अब इसका रीजन क्या है,
आप खुद देख लो, आपके अराउंड मतलब इतने सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कुछ ना कुछ बोले जाते हैं, then उसके बाद बहुत पूरी मतलब कंट्री वो चढ़ जाती है कभी कभी, अगर उनने बहुत कुछ एक्सट्रीम में बोल दिया। ठीक है, तो उस रीजन से क्या होता है कि बहुत इशू क्रिएट हो जाता है, और बहुत सारे लोग होते हैं वो होल्ड बैक कर लेते हैं अपने ओपिनियंस, कि नहीं मेरे को ओपिनियन इतना पब्लिकली नहीं रखना, बिकॉज फिर उसके बाद लोग मतलब गुस्से में आ जाएंगे, लोग मुझे बहुत सारी गालियां देंगे वगैरह। बट इन अ पार्लियामेंट यू कैन डू दैट। पार्लियामेंट में आपका काम ही है अपना ओपिनियन आगे रखने का। तो उस रीजन से लोगों को उस डर से बचाने के लिए ये प्रिविलेज प्रोवाइड किया गया है कि आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, आपको लीगली वहां पे नहीं करेंगे। अब जो बोलना है बोलने का ये मतलब नहीं कि गालियां दे दिया आपने किसी को वगैरह को, वो तो आपको ऑब्वियसली पब्लिक तो गुस्से में आ ही जाएगी उसके लिए, तो वो सब नहीं। बट हाँ, बेसिक चीजें जो होती हैं उसको आप बोल सकते हो बिना किसी डर के। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल है अपना, वो जो जताती है, ठीक है, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके जताती है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। ठीक है, लॉ मेकिंग के टाइम पे मतलब एक्सटेंसिवली डिस्कस करना, आपके पॉलिसी की डायरेक्शन को डिस्कस करना। ठीक है, क्वेश्चन करना आपकी जो गवर्नमेंट है कि आपकी पॉलिसी किस बेसिस पे ला रहे हो। तो क्वेश्चन आप कौन कौन से आवर्स में करते हो, तो बहुत सारे आवर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली सेशंस का नाम होता है, सेशंस के विद इन। एक होता है क्वेश्चन आवर्स जो हर रोज हेल्ड किया जाता है, मतलब जब जब पार्लियामेंट का सेशन होता है उस दिन पे क्वेश्चन आवर भी होता है, जहां पे मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स। ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड इन द क्वेश्चन आवर। 0 आवर वो आवर होता है जहां पे आप कोई भी मैटर आपको जो डिस्कस करना है आप वो कर सकते हो, बट मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। ये डिफरेंस है, क्वेश्चन आवर्स में यू हैव टू रिस्पॉन्ड, 0 आवर्स यू आर नॉट बाउंड टू रिस्पॉन्ड, आपको नहीं करना आप नहीं कर सकते, मतलब आपको नहीं करना तो आप मत करिए। ठीक है, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है जो वैसे पब्लिक इंपॉर्टेंस में आ जाता है। ठीक है, एडजॉर्निंग मोशन वगैरह में आ जाता है, वो भी होता है। तो आप अब खुद ही समझ गए होगे कि क्वेश्चन आवर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एक तो पहली बात वो बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, दूसरी बात मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करना ही करना है। दे कांट बी लाइक कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपको आंसर नहीं करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। दे हैव टू गिव यू अ सर्टेन रिस्पॉन्स। उसी रीजन से जो ये आपका क्वेश्चन आवर होता है, यहाँ पे मैक्सिमम अटेंडेंस देखी जाती है। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो इस टाइम पे यहाँ पे होते हैं, बिकॉज वो डिस्कस करना चाहते हैं अपने इश्यूज को। ठीक है, इश्यूज को ऊपर रखना चाहते हैं। पर ऐसा देखने को भी मिला है बहुत बार कि वॉकआउट्स हो रहे होते हैं। ठीक है, अब वॉकआउट जो होता है प्रोटेस्ट में, वो हम जरूर कह सकते हैं, मतलब एक साइड होगी वो कहेगी कि वॉकआउट एक वे है फॉर देम टू शो कि वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा नहीं होते हैं, एंड दूसरी साइड कहेगी यार ये कितना टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, इतने तो तुम लोग कम सेशन रखते हो साल में, अब उस सेशन में भी तुम लोग वॉकआउट कर लोगे, तो मतलब डिसीजंस तुम लोग बनाओगे कैसे। तो ये दो पॉइंट्स ऑफ व्यू है अबाउट वॉकआउट। ठीक है, आपको जो ऐसा लगे आप वो मतलब लिख देना, एक्चुअली एग्जाम में आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिखना। नेक्स्ट आ जाता है अप्रूवल और रैटिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, अब जो लॉ होता है, तो मैंने आपको पहले ही भी बोला कि गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा ऑब्वियसली जरूरी हो जाता है किसी भी लॉ को पास होने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट ही आपकी जो है वो मेजोरिटी में बैठेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का मतलब अगर चल रहा है तो मतलब वो लॉ पास होके ही होके रहेगा। ऐसे बहुत बार हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है कि जनता पार्टी जो 1977 में हमारी रूलिंग पार्टी थी, उस टाइम पे वो लोकसभा में तो मेजोरिटी में थी, बट राज्यसभा में मेजोरिटी में नहीं थी। तो वो जो अपने लॉज थे वो पास करने में डिफिकल्टी होती थी। सिमिलरली विद एनडीए, एनडीए जो 2000 में आई थी हमारे, तो उनको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी पास करने में बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज वो एक मेजोरिटी है गवर्नमेंट आपकी नेशनल लेवल पे, डज नॉट मीन कि जो मर्जी है वो कर सके। पार्लियामेंट वही यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। फाइनेंशियल कंट्रोल पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, कहाँ स्पेंड कर रही है, क्यों स्पेंड कर रही है, वो ऑथेंटिकली स्पेंड कर रही है या नहीं, जो बजट आपका बनाया गया है कंट्री में वो बजट ठीक बनाया गया है या नहीं, वो सब यहाँ पे आ जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है अगर किसी को लगता है मतलब लेजिस्लेचर में बहुत सारे लोगों को कि गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पा रही है, इट इज मतलब फॉलिंग अपार्ट, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज किया जा सकता है। ठीक है, द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज रेज्ड अगेंस्ट द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैड, नेहरू जी। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीके से आपका दिखाने का तरीका है कि वी डू नॉट वी मतलब लैक सपोर्ट आपकी तरफ टुवर्ड्स, एंड हम आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, हम आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है हमको कि आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे कंट्री को।
अब हम बात करते हैं कमिटीज के ऊपर। तो कमिटीज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनका बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले किया जाता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मतलब स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं अबाउट ऑल दी इश्यूज। ठीक है, वो देखते हैं मतलब कि डिमांड फॉर ग्रांट्स जो बनाए गए हैं मिनिस्ट्रीज में, ठीक है, कि कितना पैसा हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर कितना हमको पैसा लगेगा यहाँ पे, करप्शन वगैरह जो केसेस होते हैं उनके बारे में देखने का काम यहाँ पे कमेटी का होता है। 1983 से अगर हम लोग देखें तो इंडिया में स्टैंडिंग कमिटीज 1983 से रही है। ठीक है, इसका रीजन बेसिकली क्या काम करती है स्टैंडिंग कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी का काम होता है कि मतलब बजट को देखना, सुपरवाइज करना बजट को, आपका एक्सपेंडिचर को सुपरवाइज करना, जो बिल्स आ रहे हैं हाउस में, ठीक है, उनके बारे में मतलब चीजें देखना, वो सब आ जाएगा। एक होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो ऑब्वियसली जॉइंट कमिटीज में आ जाएंगी, जो मतलब सेटअप करी जाती हैं फॉर डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल। ठीक है, एक ऐसा बिल जो आपको लगता है कि मतलब वहां पे जो जॉइंट कमेटी के विधन में आ जाएगा, जहां पे जॉइंट मीटिंग्स होती हैं, तो उनको करने के लिए आपकी आ जाती है यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट। अब ये जो मेनी इंपॉर्टेंट बिल्स जो होते हैं वो उनको कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। और मैंने आपको जैसे पहले बोला कि मतलब कमेटी जो है वो जो आपका जो प्रपोज करती है, ठीक है, रिपोर्ट प्रेजेंट करती है रिगार्डिंग टू दैट बिल, बहुत ऐसा रेयरली होता है कि पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर ले, बिकॉज पार्लियामेंट के मेंबर्स को पता है कि कमेटी बहुत मेहनत करके उसको बनाया है, एंड मतलब वो ट्रस्ट करते हैं कमेटी के ऊपर। नेक्स्ट आ जाएगा कि पार्लियामेंट खुद को रेगुलेट कैसे करता है। हमने बात कर ली कि पार्लियामेंट चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम हो गया एग्जीक्यूटिव के टुवर्ड्स, बट पार्लियामेंट है जो लेजिस्लेचर है वो खुद पे चेक्स एंड बैलेंस कैसे रख सकता है? तो एक तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट इज नॉट अ वेरी होमोजेनस अथॉरिटी, राइट? अगर उसको लगेगा कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ही वीक पड़ा जा रहा है तो वो डिसीजन लेगा जिससे लेजिस्लेचर स्ट्रांग हो। ठीक है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, ठीक है, ये सब लोग साथ में और उन्होंने कहा हाँ कि मतलब डिफेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग मतलब फटाफट निकल जाते हैं, कभी इस पार्टी में आते हैं, उस पार्टी से जीत जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो उस लॉ के अगेंस्ट जब 1957 में लोग आए थे, ठीक है, तो वो सारी जो चीजें होती है वो आपकी यहाँ पे दिखाती है कि लेजिस्लेचर एक साथ होके भी कभी कभी काम कर सकता है, ठीक है, और अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, तो जिससे लोग जो है उनका ट्रस्ट ना ब्रेक हो लेजिस्लेचर के विद इन। ठीक है, अब डिफेक्शन क्या होता है आप उसको पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे हाँ इधर आगे जो डेफिनेशन दी गई है उसको एक बार जरूर पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकती है 1-2 मार्कर्स में। ठीक है, एंड लास्ट फाइनली यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे इस चैप्टर को बोल के कि experience of the past 20 years shows that anti-defection amendment has not been able to curb defections, but it has been an additional power to the party leadership and presiding officers of the legislature over the members। इसका मतलब है कि अभी भी डिफेक्शंस होते हैं, लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अभी भी जाते हैं, ठीक है, अभी भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बट हाँ कहीं हद तक लेजिस्लेचर ने ये लॉ लाके एक अपना दिखाया है कि हम एज ए लेजिस्लेचर आप हमको ट्रस्ट कर सकते हो, एंड हम एक स्मूथ फंक्शनिंग खुद के विद इन भी ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं ना यहाँ पे, इन क्वेश्चंस को प्लीज कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उन क्वेश्चंस को भी कर लेना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहीं पे मैं चैप्टर को खत्म कर दूंगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट लिखना, एंड उसके बाद प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आप जब लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो पता लगता है कि आपको एक्चुअली में समझ में आया है जो मैंने वीडियो में सिखाया है, राइट? एंड हाँ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।